हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कंसिडरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन इज द प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि जब भी कोई प्रॉमिस होता है तो उसमें दो पार्टी होते हैं, एक होता है प्रोमिसर, एक होता है प्रोमिसी। प्रोमिसर होता है जो प्रोमिसी के पास एक बात लेके जाता है कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, आप मेरे टर्म्स एंड कंडीशन को मानोगे। प्रोमिसी एग्री करता है, ठीक है मैं करूँगा, ठीक है। तो कंसिडरेशन क्या हो गया? प्रोमिसर को जो प्राइस प्रोमिसी को पे करना पड़ रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का सिंपल भाषा अगर मैं आपको बताऊं, कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। देखो, जब भी कोई एग्रीमेंट होता है उसमें दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए घर आते हो, आप बोलते हो कि सर मुझे आपसे क्लास करना है, मैं बोला ठीक है क्लास करो, लेकिन क्लास करोगे तो मुझे तुम्हें फीस देनी पड़ेगी, मुझे। तो ये जो फीस तुम दे रहे हो, मैंने बोला ठीक है आप मेरे कोचिंग में एडमिशन करवा लो, मैं आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। तो मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, आपको एग्जाम की तैयारी मैं करवा दूंगा, और उसके लिए, लेकिन उसके लिए आपको मुझे 10,000 रुपये पे करने होंगे। तो 10,000 क्या है? कंसिडरेशन है ये आपके लिए, ठीक है। तो कंसिडरेशन इसी को कहते हैं। अब जो टेक्निकल डेफिनेशन है लॉ का, उसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब प्रोमिसर की इच्छा के ऊपर में प्रोमिसी या कोई दूसरा पर्सन एग्री, मतलब कोई काम को शायद कर चुका हुआ होता है, ठीक है, या नहीं किया होता है, या काम करने वाला है या नहीं करने वाला है, या फ्यूचर में करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, इसी को कहा जाता है कंसिडरेशन। देखो, कोई भी आदमी जब किसी के लिए कुछ काम करेगा तो उसका अपना कोई ना कोई तो बेनिफिट होगा ना, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा। कानून क्या कहता है? अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आपने कोई चीज़ अगर एग्री किया करने के लिए तो जरूर किसी न किसी तरीके का स्वार्थ होना चाहिए। इसीलिए अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर कोई स्वार्थ नहीं है, तब वो कंसिडरेशन नहीं हो और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। कंसिडरेशन के फीचर्स को समझते हैं। तो कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग। कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखो, अजय ने गारंटी देता, अजय गारंटीज भवन फॉर पेमेंट ऑफ राइस, फॉर पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स विच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 मंथ क्रेडिट टू चैतन्य। भुवन ने चैतन्य को उधार पे सामान दिया, लेकिन जब आप उधार में दे रहा सामान तो उससे रिस्क है कि यार पैसा लौटाएगी कि नहीं लौटाएगी। तो अजय ने गारंटी दिया, भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं उसका पेमेंट तुम्हें कर दूंगा। यहाँ पे हियर सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, भुवन जो यहाँ चैतन्य को जो सामान बेच रहा है क्रेडिट पे, वो उसके लिए कंसिडरेशन कौन दे रहा है? अजय दे रहा है, ठीक है। कि ठीक है, ए ने बोला है कि मुझे अजय मुझे पैसा दे देगा, तो भुवन का कंसिडरेशन क्या हो गया? जो अजय ने उसको गारंटी दे दी है, ठीक है, दैट इज अ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन हमेशा समथिंग इन रिटर्न होता है, ठीक है। अब इसके बाद कंसिडरेशन इज एब्सटिनेंस या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। देखो, एब्सटिनेंस या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब होता है नहीं करना। जैसे मान के चलिए मेरे खिलाफ किसी ने कोर्ट में केस करने जा रहा है, मैं बोला भाई मेरे खिलाफ केस मत करो, नहीं करो। ध्यान देना क्या है, यहाँ पे नहीं करो का बात हो रहा है, ठीक है। तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, तुम एग्री कर गए। तो कंसिडरेशन किसी काम को करवाने के लिए भी हो सकता है या किसी काम को नहीं करवाने के लिए भी हो सकता है, ठीक है, या भविष्य में कभी करने वाले होंगे, ठीक है। तो कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकता है, कंसिडरेशन फ्यूचर भी हो सकता है। किसी काम को करवाने के लिए भी होता है, किसी काम को नहीं करवाने के लिए भी कंसिडरेशन दिया जाता है। चलिए, तीसरा, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। देखो, प्रोमिसर जो होता है उसी के कंडीशन के हिसाब से, उसी की इच्छा के हिसाब से, उसकी जो डिजायर होती है वही आपको उसको लाकर देना होता है, तभी वो कंसिडरेशन माना जाएगा। अगर मैंने बोला कि मुझे 10,000 रुपये फीस चाहिए, तो आप अपने से 1,000 रुपये दे रहे हो, 2,000 दे रहे हो, फिर ये इनवैलिड हो जाएगा ये, ठीक है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन। देखो, कंसिडरेशन अगर मान के चलो आपके स्कूल में एडमिशन होता है, एडमिशन तो आपका हुआ, लेकिन फीस कौन देते हैं? पापा देते हैं। कंसिडरेशन कौन पे करता है? पापा पे करते हैं। तो कंसिडरेशन जो होता है वो प्रोमिसी भी दे सकता है, या प्रोमिसर के बदले, प्रोमिसी के बदले में कोई दूसरा पर्सन भी दे सकता है। कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीनों हो सकता है। ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वाला बात हम लोग आगे के टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब है हमारा लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के लिए नियम कानून क्या कहता है? देखिए, consideration must move at the desire of the promisor. Consideration must be offered by the promisee or the third party at the desire or request of the promisor. तो promisor जो रिक्वेस्ट करेगा, जब रिक्वेस्ट करेगा, तो वो जो promisee है वो या उसके बदले में कोई तीसरा पर्सन भी आके कंसिडरेशन दे सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, लेकिन यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ ए थर्ड पार्टी। लेकिन अगर आपने अपने से कुछ काम कर दिया है अपनी इच्छा से अनुरूप, प्रोमिसर ने कुछ बोला नहीं, आपने खुद कर दिया, फिर इसको कंसिडरेशन नहीं बोला जाएगा, फिर इसके लिए कोई बाध्य भी नहीं होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। जैसे यहाँ देखो, आर सेव एस गुड्स फ्रॉम फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। आर का कोई गोडाउन में सामान था, जल रहा था, एस खुद से जाकर सेव कर दिया, जबकि आर ने उसे कुछ नहीं बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होगा,
और उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, वो अगर रिवार्ड मांगेगा तो नहीं, उसके लिए लाइबल नहीं है उसको रिवार्ड पे करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसने अपनी इच्छा से किया, ना कि प्रोमिसर की इच्छा से, ठीक है। अगर यही आर को, अगर एस के गुड को एस के कहने पे सेव करता तब यहाँ कंसिडरेशन होता, तब इसको कॉन्ट्रैक्ट के राइट इसको मिल जाते हैं। चलिए, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन प्रोमिसी भी दे सकता है या उसके बिहाफ में कोई दूसरा तीसरा पर्सन भी दे सकता है। क्योंकि अभी रिवीजन क्लास का वीडियो चल रहा है इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट करूंगा और बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीसरा, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। देखो, कंसिडरेशन या तो एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है या एग्जीक्यूटरी भी हो सकता है, ठीक है। इसको देखते हैं। अ कंसिडरेशन विच कंसिस्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटेड, व्हेन इट कंसिस्ट इन ए प्रॉमिस इट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटरी, ठीक है। जब देखो ऑब्वियस सी बात है कि कोई अगर मान के चलो कॉन्ट्रैक्ट हम करने गए, आपने मुझे फीस पे, उसमें मान के चलो फीस था, आप मुझे फीस पूरा दे दिए तो ये एग्जीक्यूटेड हो गया। लेकिन आपने बोला ठीक है मैं आपको फीस दे दूंगा, अभी प्रॉमिस में ही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये एग्जीक्यूटरी होता है। एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी हम लोग पीछे पढ़ा है। एग्जीक्यूटेड जिसमें दोनों पर्सन्स के जो भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं उन्होंने फुलफिल कर दिया, एग्जीक्यूटरी में बाकी होता है। उसी तरीके से सेम कंसेप्ट आपका कंसिडरेशन केस में होता है। एक एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, ए पे 5000 टू बी, ए ने बी को 5000 रुपये दिया, एंड बी प्रोमिसेस टू डिलीवर हिम ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ व्हीट, और बी बोलता ठीक है मैं तुम्हें ये एक सर्टेन गेहूं दे दूंगा। इन दिस केस ए पेज द अमाउंट वेयर बाई बी मेयरली मेक्स ए प्रॉमिस, ठीक है। देयरफॉर द कंसिडरेशन पेड बाई ए एग्जीक्यूटेड, आपने तो अपने कंसिडरेशन को पे कर दिया, अब उस पर्सन का बाकी है तो उस पर्सन के लिए एग्जीक्यूटरी है, आपके लिए वो एग्जीक्यूटेड हो चुका हुआ है। चलो, कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, इसको देखना। देखिए, पास्ट कंसिडरेशन होता है कि जिसमें कंसिडरेशन पास्ट में रिसीव हो गया, पास्ट में वो जनरेट हो गया हुआ, ठीक है, उसको कहते हैं पास्ट कंसिडरेशन। इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे मान के चलो आप मेरे पास क्लास करने के लिए आए, ठीक है, आपने मुझसे जनवरी महीना में क्लास किया, लेकिन फीस आप मुझे फरवरी में दे रहे हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो बी महीने आप फरवरी महीने में जो आप फीस मुझे पे करोगे वो एक्चुअली उसके लिए तो काम तो जनवरी में ही हो चुका हुआ है ना, ठीक है। तो इसी को कहते हैं पास्ट कंसिडरेशन। देखिए, अ टीचर टॉट अ स्टूडेंट इन द जनवरी बट स्टूडेंट पेड फीस इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, हियर द सर्विस ऑफ टीचर वुड बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन ऑफ पास्ट। तो देखो, टीचर ने भी समथिंग इन रिटर्न दिया, मैंने तो नॉलेज दिया, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, ठीक है, तो कंसिडरेशन तुम्हें पहले मिल चुका हुआ, अब तुम अपना पैसा फीस कब दे रहे हो, बाद में दे रहे हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंसिडरेशन ऑफ पास्ट या पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन होता है जहां पे कोई एक पर्सन होता है उसने कंसिडरेशन ऑलरेडी पे कर दिया है, ठीक है, पास्ट में ही पे कर दिया है, ठीक है, तो ये होता है पास्ट कंसिडरेशन। इसमें एक बात आपको मैं बता दूं, पास्ट कंसिडरेशन का एक और एग्जांपल होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं हो और एक पर्सन ने प्रॉमिस पूरा कर दिया। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, मान के चलो कि मेरा पपी था, ठीक है, कुत्ते का पिल्ला था, वो खो गया है, ठीक है। मैंने पूछा कि यार मेरा कुत्ता खो गया हुआ है, मेरे दोस्त ने सुना कि ठीक है हम देखते हैं मिलेगा। मेरे दोस्त जाने के बाद मैं सोचता हूँ यार एक ऑफ़र निकाल देता हूँ कि मेरे कुत्ते को जो खो चलाएगा उसको 1000 रुपये दिया जाए, ठीक है। जैसे मैं ऑफ़र निकालता हूँ, ठीक है, मैंने ऑफ़र निकाल दिया, वो पर्सन वो उस पपी को लेकर आ गया, ठीक है, उसने समथिंग इन रिटर्न, मतलब उसने पपी को दे दिया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट तो अभी बना नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन मुझे तो जो पिल्ला चाहिए था, खोया था, मुझे वो मिल गया। तो ये भी पास्ट कंसिडरेशन का एग्जांपल होता है कि पास्ट कंसिडरेशन में कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं हो लेकिन एक पर्सन ने अपने पार्ट को फुलफिल कर दिया, उसने कंसिडरेशन पे कर दिया, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा प्रेजेंट कंसिडरेशन। व्हेन कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस इज गिवन साइमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस इट इज कॉल्ड। जैसे कहने मतलब क्या हुआ कि आप किसी दुकान पे आप सामान लेने जाते हो, आप उसे कैश देते हो और वो आपको सामान देता है, तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन है जहाँ पे दोनों पर्सन अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल कर देते हैं, जैसे कैश सेल होता है। तीसरा फ्यूचर कंसिडरेशन, जहाँ पे दोनों पर्सन अभी एक दूसरे को, जैसे आप मेरे यहाँ क्लास करने के लिए आए, मैं बोला ठीक है आप एडमिशन करवा लो, क्लास आपकी अगले हफ्ते से चालू करूँगा, तो ना आपने मुझे फीस दिया ना मैंने आपका क्लास स्टार्ट किया, फ्यूचर की बात है ये, तो ये कहलाएगा फ्यूचर कंसिडरेशन। अब है आपका कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कंसिडरेशन जो पे किया था, जैसे मान के चलो कि मैंने फीस रिक्वेस्ट की आपसे, आपने मुझे 10,000 रुपये मैंने मांगा, आप पढ़ने के लिए बहुत खुश से आपने मुझे 15,000 रुपये दे दिया, तो कंसिडरेशन इसे माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन जितना मांगा जाए उतना ही दिया जाए, ज़्यादा भी हो सकता है, उसके बराबर या ज़्यादा, लेकिन कम किसी हाल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही बात को यहाँ पे समझाया जा रहा है। देखिए एक्स प्रोमिसेस टू सेल अ हाउस वर्थ ₹6 लाख, ठीक है, फॉर 1 लाख ओनली, द एडुकेसी ऑफ द प्राइस इंसेप्ट शैल नॉट रेटन द ट्रांजेक्शन
वॉइड, ठीक है। एक्स ने बोला कि मेरा घर था 6 लाख का लेकिन मैं 1 लाख में ही बेच दूंगा किसी पर्सन को, तो जरूरी नहीं है कंसिडरेशन प्रॉमिसर के कंडीशन के ऊपर में। जैसे फीस था, अगर मैंने बोला ठीक है आप मुझे 10,000 दे सकते हो, मैंने आपको ज़्यादा रूप से मना नहीं किया है, लेकिन हाँ कम नहीं दे दिया जा सकता है, ठीक है। अगर प्रॉमिसर जैसे बात बोलेगा, अगर प्रॉमिसर कम के लिए भी मान जाएगा तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अनलेस द पार्टी प्लीड्स दैट ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस अंडर कोएर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, हाँ अगर आपने डरा धमका के कुछ किया है तब उस केस में फिर ये वॉइडेबल हो जाएगा। आपने मुझे कम दिया, मैंने बोला चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कम में दे दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे डरा धमका के लीजिएगा तब ये वॉइडेबल बन जाएगा। इसका जाता है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। देखो कंसिडरेशन जो भी होता है वो वास्तविक होना चाहिए, हकीकत में होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि किसी प्रेमी ने किसी लड़के ने लड़की को प्रपोज करके बोला कि आप मुझे हाँ कर दो, मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के लेते आऊँगा। भाई चांद तारे इल्यूजनरी का है, इसे कंसिडरेशन नहीं बोला जा सकता, ठीक है। इसके जाता है आपका कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल। देखो कोई भी कंसिडरेशन है वो किसी भी तरीके से गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिखा रहा है, एबीसी लिमिटेड प्रॉमिस टू गिव मिस्टर बी, एक पर्सन है उसने बी को प्रॉमिस किया मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दे दूंगा, दिलवा दूंगा अगर तुम मुझे 20 लाख रुपए दोगे, ठीक है। तो ये क्या है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, एक कंसिडरेशन गलत माना जाएगा। अब इसका अगला टॉपिक आता है हमारा, वो है सूट बाय ए थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक बात याद रखना, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रेंजर होता है वो कंसिडरेशन पे कर सकता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेंजर सूट फाइल नहीं कर सकता है, केसेज, ठीक है। लेकिन सर्टेन केसेस होते हैं जहां पे स्ट्रेंजर के पास ये राइट्स आ जाता है कि वो पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व ना होते हुए भी वो सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। तो देखिए थ्रू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम ए थर्ड पार्टी। देखो कंसिडरेशन मेरे बदले में मेरे पापा भी दे सकते हैं लाके, लेकिन पापा तो केस फाइल नहीं कर सकते हैं, वो तो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन कुछ केसेज ऐसे होते हैं जहां पे आप स्ट्रेंजर हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट में आपका कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ राइट्स अधिकार आ जाते हैं, ठीक है। वो अधिकार क्या क्या है, किन केसेस में आते हैं, ये वीवीआई टॉपिक है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। तो पहला इन द केस ऑफ ए ट्रस्ट। देखिए ट्रस्ट क्या होता है, जैसे मान के चलो अब मैं था, मेरा भाई था, ठीक है, तो मैंने बोला अपने भाई को देखो भाई मेरा बच्चा है वो जब बड़ा हो जाएगा, अभी चूंकि वो नाबालिग है तो तुम मेरी जो संपत्ति है मैं तुम्हें इसका मालिक बना रहा हूँ, लेकिन कल को जब ये बड़ा आ जाएगा तुम सारा प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर कर देना, ठीक है। इसे कहते हैं ट्रस्ट, ठीक है, कि जब आप अपना कुछ राइट्स अधिकार किसी दूसरे पर्सन के पास टेम्पोररी देते हैं ताकि वो आपके किसी बेनिफिशियरी को फ्यूचर में ट्रांसफर कर सके, तो ये ट्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। कल को क्या होता है कि मेरे भाई ने बोला कि मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से मना कर दिया, उस केस में मेरा बेटा केस फाइल कर सकता है भाई के अगेंस्ट में, ठीक है। इसे कहा जाता है ट्रस्ट। इवन दो द माई सन इज स्ट्रेंजर बट स्टिल, चूंकि ये ट्रस्ट का केस आ रहा है यहाँ पे, ही विल हैव द राइट टू सूट फाइल एनी पर्सन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, जैसे अगर घर प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, ठीक है, उस केस में फैमिली के सारे मेंबर्स के पास अधिकार हो जाता है, ठीक है, कि वो केस फाइल कर सकें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखो आप, इफ द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट आर रिड्यूस इनटू राइटिंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टी टू द सेटलमेंट में इन्फोर्स द एग्रीमेंट। इसको ध्यान से देखना, दो भाई हैं एक्स और वाई, ठीक है, दे एग्रीड टू पे एन अलाउंस ऑफ 20,000 मदर ऑन द पार्टीशन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी। जैसे कोई जमीन था उसका पार्टीशन हो गया, पहले जॉइंट था अब दोनों का अलग अलग हो गया, ठीक है, तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम अपनी माँ को 20-20 हज़ार रुपये महीना देंगे। कल को क्या होता है कि वो लोग मना कर देते हैं पेमेंट करने से। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, एक्स और वाई के बीच में हुआ था, मदर कौन थी, थर्ड पार्टी थी, लेकिन वो फैमिली सेटलमेंट का मैटर है, फैमिली उसमें इन्वॉल्व है, फैमिली के भी राइट्स हैं, तो मम्मी जो है वो अपने बेटों के खिलाफ केस फाइल कर सकती हैं, ठीक है। तो ये होता है फैमिली सेटलमेंट के केस में किया जा सकता है। तीसरा इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट, ठीक है, देखिए अ प्रोविजन मे बी फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन ही मे फाइल द सूट इवन दो ही इज नॉट ए बेनिफिशियरी ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। देखिए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी ऐसा होता है कि अगर कोई इसका बेनिफिशियरी है तो वो केस फाइल कर सकता है, ठीक है। अब अच्छे से समझना कैसे आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, मिस्टर एक्स वाइफ डिजर्टेड हिम फॉर इल ट्रीटिंग हर, ठीक है, मिस्टर एक्स की पत्नी थी, उसने उसे क्या किया, उसे छोड़ दिया, घर चली गई, ये बहुत उसे परेशान करता है, मारता पीटता है, ठीक है। मिस्टर एक्स होता है वो अपनी पत्नी के फादर के पास जाता है, गिड़गिड़ाता है, रिक्वेस्ट करता है कि नहीं नहीं अब मैं इसे कुछ नहीं करूँगा, आप इसे वापस भेज दो, अगर मैं इसे कुछ किया तो मैं इसे हर महीने एक फिक्स्ड पैसा, एक अलाउंस दूंगा, ठीक है। इसके बाद इस बात पर उसकी पत्नी एग्री हो जाती है और उसके साथ हस्बैंड के साथ घर चली जाती है, ठीक है। और लेकिन कल को फिर से उसका हस्बैंड उसको पीटना शुरू कर देता है, वो घर वापस आ जाती है। तो इस केस में, ठीक है,
वो क्लेम करेगी, उसके पिताजी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ फादर। अगर वो मना कर दे देने से तो उसके पिताजी के पास सारे राइट्स हो जाते हैं कि वो स्यू कर सकें, ठीक है। बट she was again ill-treated by her husband. Held she has all right to sue Mr. X against the contract made between Mr. X and Mr. Puri, even though she was a stranger to contract. तो उसकी पत्नी है वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में कर सकती है। उसके हस्बैंड ने प्रॉमिस किसको किया था? उसके पापा को किया था कि अंकल आप अपनी बेटी को मेरे यहाँ भेज दो, मैं आपकी बेटी को हर महीने, अगर मैंने बदमाशी कुछ किया तो मैं इसे हर महीने सैलरी दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? उसके हस्बैंड और उसके फादर के बीच में। उसकी पत्नी तो थी नहीं, लेकिन चूंकि ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से, मैरिज एग्रीमेंट से रिलेटेड है और बेनिफिशियरी उसकी वाइफ भी है, तो वाइफ भी सूट फाइल कर सकती है। इसका जाता है असाइनी, ट्रांसफरी ऑफ राइट। अगर मैंने अपना कोई असाइनी रख दिया हुआ है, ठीक है, मैंने क्या कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरा भाई मेरे बिहाफ में काम कर सकता है, ठीक है। तो उसी मान चलो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक्स और वाई के बीच में। एक्स ने बोला हुआ है कि कल को अगर मैं नहीं रहा तो मेरे बिहाफ में मिस्टर ए है, वो भी, उसको सारे मेरे अधिकार राइट्स मिल जाएंगे, वो भी इसको सूट फाइल कर सकता है। तो ये असाइनी हो गया, मैंने किसी को असाइन कर दिया जो मेरे बिहाफ में काम करे। तब असाइनी भी स्ट्रेंजर होते हुए भी वो कॉन्ट्रैक्ट में सूट फाइल कर सकता है अदर पार्टी को, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड थ्रू एजेंट। देखो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एजेंट इंटर करता है किसी पर्सन के साथ, ठीक है, तो जो प्रिंसिपल होता है जिसने उस एजेंट को हायर किया वो भी सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरा कोई बिजनेस था, उसमें मैंने अपने एक एजेंट को रखा जो मेरे बिहाफ में काम करता था। देखो एजेंट होता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ में काम करता है, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो एजेंट के साथ उसको मैंने बोला कि जाओ मेरा सामान बेचो। एजेंट गया किसी पर्सन के साथ सामान दिया उधार पे, उस पर्सन ने बोला ठीक है मैं आपको सामान पैसे आपको 10 दिन बाद दे दूंगा। बाद में वो आदमी मुकर जाता है। उस केस में मेरे पास भी अधिकार आ जाता है कि मैं उस पर्सन के खिलाफ केस कर सकूं, ठीक है। इवन तो ये जो पर्सन था उसने मेरे एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन वो एजेंट में जो प्रिंसिपल का क्या होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो ठीक है, वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे भी राइट्स मिल जाते हैं थर्ड पर्सन को सूट फाइल करने का, ठीक है। आखिरी पॉइंट है बाय एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। देखिए इफ द पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैड ऑलरेडी एडमिटेड हिज लायबिलिटी टू अ थर्ड पार्टी देन ही कैन इन्फोर्स हिज राइट। देखो इसको समझने के लिए एग्जांपल सबसे बेस्ट रहेगा, एक्स गिव्स वाई टू रुपीज, एक्स गिव्स टू वाई, एक्स है ना उसने वाई को 5,000 रुपए दिया, ठीक है, अगेन टू बी गिवन टू जेड, और ये बोला कि ये पैसा तुम जेड को दे देना, मेरे पास उसका बकाया है, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, तुम उस पर्सन को दे देना, ठीक है। और वाई जो होता है वो बता देता है, जेड को ये बात बताता है देखो एक्स ने मुझे पैसा दिया है, मैं तुम्हें कुछ दिन के बाद लौटा दूंगा। लेकिन कुछ दिन के बाद वाई पेमेंट करने से मुकर जाता है कि ना मैं नहीं दूंगा। अब इस केस में इवन दो एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन मैंने ये एडमिट किया था, मैंने एक्नॉलेज किया था कि भाई जेड को मुझे पैसे देने हैं और जो पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम ये पैसा उस पर्सन को दोगे जाके। अब जेड भी सूट फाइल कर सकता है मिस्टर वाई को, तो इसी को कहा जाता है एक्नॉलेजमेंट का, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। देखो नॉर्मली क्या होता है कि कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, हम लोगों ने पीछे टॉपिक में पढ़ा था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जहां पे कंसिडरेशन नहीं होते हुए भी कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट लीगल माना जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग को याद होगा मैंने बताया था एग्रीमेंट बेस्ड ऑन लव एंड अफेक्शन आर नॉट इन्फोर्सेबल, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं कब, लव एंड अफेक्शन में। लेकिन अगर लव एंड अफेक्शन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो भी रिटन में हुआ और उसका रजिस्ट्रेशन भी हम लोगों को करा लिया, अब इस केस में सामने वाले पर्सन को लव एंड अफेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे पहले एक पिता ने अपने बच्चे को बोला कि तुम एग्जाम में 90% मार्क्स लाओ मैं तुम्हें मोटरसाइकिल दे दूंगा। उसका बेटा बोला ठीक पापा आप कागज़ पे लिख के दो, पापा ने कागज़ पे लिख दिया, चल पापा इस पर हम रजिस्ट्री नोटरी ऑफिस से मोहर भी मंगवा लेते हैं, स्टैम्प भी लगवा लेते हैं, लगवा लिया गया। अब पापा को देना होगा, पापा नहीं देंगे पापा जेल जाएंगे अब, ठीक है। तो ये पहला। दूसरा कंपनसेशन ऑफ पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ठीक है। देखो मान के चलो कि मैंने कभी किसी आदमी की किसी तरीके की सहायता की थी, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई एक पर्सन था वो रोड पे जा रहा था, उसका पर्स गिर गया, ठीक है, मैंने उसको खोज के एड्रेस से पता करके उसे दे दिया और उसने मुझे बोला, देखो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था उस केस में, उसने बोला चलो ठीक है मैं तुम्हें, ठीक है, उसने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे उसके लिए दे दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि कंसिडरेशन कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कभी पास्ट में हुआ था, मैंने किसी के साथ पास्ट में कुछ अच्छा किया था, उसने मुझे बोला ठीक है सना तुमने मुझे ना 2 साल पहले ऐसे किया था, मैं एग्री करता हूँ कि मैं तुम्हें कंपनसेशन पे करूंगा, ठीक है। इवन तो सर्विसेज पहले ही रेंडर हो चुके हुए लेकिन तुमने मुझे प्रॉमिस कर दिया। अब इस केस में
मेरे पास पूरे अधिकार आ जाएंगे। तुमने एडमिट भी कर लिया, तुमने एक्सेप्ट भी कर लिया, इवन तो सर्विसेज पहले रेंडर हुए थे, उस टाइम पे कोई कंसिडरेशन का कंसेप्ट था भी नहीं, लेकिन तुमने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है। तीसरा आता है प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेप्ट। ठीक है, देखो टाइम बार्ड डेप्ट ये होता है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो, ऐसा कुछ बात रहा हो जिसका टाइम ऑफ एक्सपायर हो गया हो। ठीक है, तो और उसका टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, कानून में एक प्रावधान होता है कि जो लोग अपने अधिकार को लेके अवेयर रहें, जागरूक रहें, हम लोग उन्हीं को ही बेनिफिट पहुंचाएंगे। ठीक है, अगर कोई मान के चलो कि आपने कभी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 10 साल पहले, ठीक है, आप सो रह गए, आपको कोई चिंता नहीं था, आप छोड़ दिया, आप एक दिन सोचते हो यार चलो एक आदमी से केस करते हैं इसके खिलाफ। ठीक है, आप जाओगे, आपसे पूछा जाएगा भाई आप 10 साल से सो क्यों रहे थे, आप काम क्यों कर रहे थे, आप हमें परेशान कर रहे हैं बैठ के, फिर इस केस में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसे बोला जाएगा टाइम बार्ड। ठीक है, कि उसका जो केस करने का या कुछ सुनवाई करने का ना एक टाइम पीरियड होता है, आप 1 साल 2 साल के अंदर कर लिए। ठीक है, उसे कहा जाता है टाइम बार्ड। ठीक है, लेकिन अगर उस केस में कोई टाइम बार्ड कॉन्ट्रैक्ट या कुछ काम ऐसा हुआ हो और मैं उसको एग्री कर देता हूं कि ठीक है मैं पे करूंगा, मैं प्रॉमिस कर दिया, अब इस केस में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वैलिड। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं। वेयर ए प्रॉमिस इन राइटिंग साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट इज मेड टू पे अ टाइम बार्ड बाय लिमिटेशन, इट इज वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, अब ध्यान से समझो। ए इज इंडेप्टेड टू सी फॉर 60,000। ठीक है, ए के पास सी का पैसा था उधार 60,000 रुपया, और सी बहुत मांगा बहुत मांगा बहुत मांगा, ऐसे इन्हें नहीं दिया तो सी ने छोड़ो हटाओ रहने दो, नहीं दे रहा, पैसा डूब गया। उसे मान लेते पैसा डूब गया। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, ए ये बोलता है कि देखो चूंकि एक्सपायर हो गया था 4 साल, देखो यार तुम्हारा पैसा उधार था, और लिख के ये देता है बात कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये मैं तुम्हें फाइनल सेटलमेंट में दे दूंगा। इवन तो ये टाइम बार्ड डेप्ट हो चुका हुआ है, लेकिन पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया, उसने प्रॉमिस कर लिया कि मैं पे करूंगा। इस केस में ये चूंकि टाइम पीरियड खत्म भी हो चुका हुआ है, ठीक है, कंसिडरेशन भी कुछ भी नहीं है, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसका होता है एजेंसी। देखो जब भी हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी करते हैं, ठीक है, जब हम एजेंट बनते हैं किसी के साथ, किसी को एजेंट बनाते हैं अपना, उस केस में कंसिडरेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप बोले कि सर मुझे आपका एजेंट बना, जाओ बन जाओ एजेंट, जाओ लोगों को बच्चों को बुलाओ एडमिशन के लिए। ठीक है, तो एजेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा कुछ और केसेज हैं, जैसे कंप्लीटेड गिफ्ट्स हैं, बेलमेंट है, चैरिटी है। ठीक है, इसमें चैरिटी इंपॉर्टेंट है। देखो कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब क्या होता है, देखो कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब होता है, जैसे मानो चलो किसी दोस्त का मेरा बर्थडे था, मैं उसे फ़ोन दिया, लेकिन मैं ये बात बोल देता हूँ, देखो भाई फ़ोन ले जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें फ़ोन आज दे रहा हूँ, मैं तुम्हें फ़ोन 1 महीने के लिए दे रहा हूँ, गिफ्ट कर रहा हूँ, 1 महीने बाद मैं ले लूँगा। ये कंप्लीट गिफ्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये कंडीशनल गिफ्ट हुआ कि मेरे पास अधिकार है, मैं 1 महीने बाद पैसा फ़ोन चाहता हूँ उसे वापस ले सकता हूँ। लेकिन जब मैं गिफ्ट उसे पूरी तरीके से दे देता हूँ, ठीक है, गिफ्ट उसका हो चुका हुआ है, मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया हुआ है, अब उस पर जो मेरे खुद के अधिकार हैं वो खत्म हो जाएंगे और उस पर्सन का पूरा वो ऑनरशिप हो जाएगा। ठीक है, कल को फ्यूचर के डेट में मैं उसे कुछ उसके बिहाफ में नहीं मांग सकता हूँ। ठीक है, उसे वो क्लेम या उसका ऑनरशिप नहीं मांगूंगा। ठीक है, इसके बाद होता है बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है, बेलमेंट होता है कि जब कोई पर्सन अपना कोई गुड, जैसे मान के चलो मैं घर जा रहा था, मेरे पास मेरा पपी था, मैंने अपने पड़ोसी को बोला अंकल जी आप मेरा ये पपी है आप इसे रख लीजिए। ठीक है, उन्हें बोला ठीक है रख लेता हूँ मैं, तो ये हुआ बेलमेंट। ठीक है, इवन तो मैंने उन्हें कोई कंसिडरेशन नहीं दिया या वो मुझे कुछ कंसिडरेशन पे नहीं करे, उन्होंने गुड्स रख लिया, तो बेलमेंट का काम करने के लिए कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। कल को अगर मेरे कुत्ते को कुछ हुआ, मार दिया, कुछ हो गया, तो मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकता हूँ फिर। ठीक है, इसका आता है चैरिटी। चैरिटी थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख के समझेंगे। ठीक है, देखो इफ ए पर्सन अंडरटेक्स अ लायबिलिटी ऑन द प्रॉमिस ऑफ अनदर टू कंट्रीब्यूट टू चैरिटी। अगर मान के चलो मैं सोचा कि मैं कोई चैरिटी का काम करूं, अब मैं आप सब लोगों से पूछा देखो मैं ये समाज सेवा करने जा रहा हूं, आप 10 आदमी हैं, आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे नहीं करोगे, तो उन्होंने आप 10 आगे 10 ने बोला हाँ हाँ हम लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, कल को मैं काम करना स्टार्ट करने लगा, मुझे कोई दिक्कत हुआ, मैं आप लोग से मदद मांगना है, आप लोग ना हम नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकता हूँ, इवन तो कोई कंसिडरेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में बन चुका हुआ है और मेरे पास पूरे राइट्स अधिकार आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो अच्छा सा एग्जांपल है, पीटर है, उसको वो एक ट्रस्टी है अपने एक किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको मन है कि यार मैं अपने गांव में या शहर में मैं एक अच्छा सा ना एक पॉन्ड बनाऊं, तालाब बनाऊं। ऑब्वियस बात है तालाब बनाएगा तो पैसे खर्चे काफ़ी लगेंगे, वो लोगों से जाता है, फंड मांगता है और बोलता है देखो मैं बनाने जा रहा हूँ, आप लोग मुझे पैसे की जरूरत हो, आप लोग मुझे हेल्प करोगे। लोग एग्री कर जाते हैं कि हाँ हाँ चलो ठीक है तुम शुरू करो, हम हेल्प करेंगे। ठीक है, कल को क्या होता है
कि जब मैं काम करना शुरू होता हूँ तो कुछ लोग ने पैसा दे दिया और कुछ लोगों ने पैसा पे करने से मना कर दिया, ठीक है। मान के चलो कि 20 लोग थे, उसमें से 15 लोगों ने पैसा दिया, 5 लोगों ने मना कर दिया। अब ये जो रेस्ट 5% है वो कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड हो गए हैं, ठीक है। ये चैरिटी के केस में है। अब आपने चूंकि प्रॉमिस कर दिया था, इवन दो हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कंसिडरेशन नहीं था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट माना जाएगा और मेरे पास पूरे अधिकार रहेंगे आपके खिलाफ सूट फाइल करने का। तो ये था कंसिडरेशन, और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को ये आंसर क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर के डिजायर पर होता है, ठीक है। आप अपने डिजायर के प्रोमिस अपने डिजायर के ऊपर में या थर्ड पर्सन अपने डिजायर के ऊपर में नहीं दे सकता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ये सही, ये गलत स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा, मे मूव फ्रॉम वन पर्सन, हम लोगों ने पढ़ा कि कंसिडरेशन आप भी दे सकते हैं, आपके बिहाफ में कोई दूसरा पर्सन दे सकता है, तो ये भी बात सही है। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू, कंसिडरेशन की कोई कीमत या वैल्यू होनी चाहिए, फैक्ट है। कंसिडरेशन मस्ट बी इल्यूजरी, कंसिडरेशन क्या इल्यूजन होना चाहिए, क्या एक दिखावा होना चाहिए या एक इमेजिनरी फिगर होना चाहिए, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही आंसर होगा सी गलत है, ठीक है, हमें फॉल्स बताना था। इसका कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर के डिजायर के ऊपर में रहता है, ठीक है। कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर या ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। कंसिडरेशन पास्ट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है और फ्यूचर भी होता है, ठीक है। कंसिडरेशन इन सिंपल टर्म्स मीन समथिंग इन रिटर्न, मैंने बताया था कंसिडरेशन बताया था कि समथिंग इन रिटर्न, कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए होता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो एक्सेप्शन में काउंट किया जाता है कि कंसिडरेशन नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। देखो, लव एंड अफेक्शन वाला हम लोगों ने पढ़ा, लव एंड अफेक्शन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी होता है, गिफ्ट भी होता है। तो बच क्या रहा है, कंपनसेशन फॉर इनवॉलेंट्री सर्विसेज, ठीक है, ये एक्सेप्शन में नहीं आता है, ठीक है। तो 5 का ए आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है, पास्ट कंसिडरेशन मीन्स, कंसिडरेशन पास्ट का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन एंड प्रॉमिस मूव टुगेदर, नहीं। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, नहीं। तीसरा, कंसिडरेशन इज प्रोवाइडेड प्रायर टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आप लोग को समझाया था पास्ट कंसिडरेशन में, मैंने आपको पपी वाला एग्जांपल दिया था कि अभी कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं था लेकिन मेरे फ्रेंड ने मुझे लाके वो पपी वापस दे दिया, तो कंसिडरेशन क्या हुआ, मुझे पहले ही मिल गया, इवन दो कॉन्ट्रैक्ट से वो पर्सन अवेयर नहीं था। तो पास्ट कंसिडरेशन का दूसरा डेफिनेशन यही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले कंसिडरेशन अगर हमें मिल जाए तो यह पास्ट कंसिडरेशन कहलाता है, ठीक है। या वो जो ट्यूशन फीस वाला एग्जांपल था उस केस में भी यही होता है, ठीक है। इसके बाद कंसिडरेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 25 इज वैलिड। सेक्शन 25 का मतलब क्या हो गया, इसमें हम एक्सेप्शन का बात करते हैं, तो इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन ये कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में रिप्लाई करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।